कल शाम को मैं उस बच्ची के मरमाहत परिवार से मिलने गया था। उसके पिता अभय जी से, उसकी माता जी से, बाकी सारे परिवार थे, उनके चाचा जी लोग से, सबसे मेरी मुलाकात हुई। पूरा परिवार बहुत मरमाहत तो है ही, क्योंकि ये हृदय विदारक घटना है। और ये घटना केवल एक परिवार के साथ हुई घटना नहीं है। मुझे जिस तरह से खबरें मिल रही हैं, जिस तरह से टेलीफोन कॉल्स आ रहे हैं मुझे, और कल भी जो मैंने महसूस किया, ये मामला केवल एक परिवार का नहीं है। पूरा समाज इस घटना से केवल मर्माहत ही नहीं है, सहमा हुआ है और डरा हुआ है। इसलिए कि लगभग हर परिवार में बेटियां हैं, बच्चियां हैं। उनको पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए घर से बाहर भेजना ही है, ये मजबूरी है। घर में रखकर कोई अपने बाल बच्चों को नहीं पढ़ा सकता। उसे स्कूल भेजना है, कॉलेज भेजना है, कोचिंग इंस्टीट्यूशंस पे भेजने हैं। तो बेटी को या बेटे को पढ़ने के लिए घर से बाहर जाना ही पड़ता है, अभिभावकों को भेजना ही पड़ता है। लोग डरे हुए इस बात से हैं, भयभीत इस बात के लिए हैं कि यदि इस तरह का माहौल रहेगा, बेटियां सुरक्षित नहीं रहेंगी, तो हम लोग अपने बाल बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे। ये एक यक्ष प्रश्न है के सामने। मैंने उन लोगों को बहुत ढाढ़स बंधाया है, समझाया बुझाया है, और ये कहा है कि न्याय दिलाने के लिए मैं भरसक प्रयास करूंगा। पहले भी मैंने कोशिश की है, अधिकारियों से, पुलिस अधिकारियों से मेरी बात हुई है, और जब तक इसका खुलासा नहीं हो जाता, इस कांड का सही तरीके से उद्भेदन नहीं हो जाता, तब तक पुलिस महकमे से, उच्चाधिकारियों से मेरी बात होती रहेगी। दबाव बना हुआ है, प्रशासन अपने तौर पर लगा भी हुआ है, लेकिन जब तक इसका सही तरीके से खुलासा नहीं होता, तब तक हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। इसलिए कि ये घटना पूरे समाज को शर्मसार करने वाली है, और जो भी लोग हैं जिनके घर में बेटियां हैं, सब लोग सहमे हुए। दूसरी बात में, किसी भी अधिकारी के ऊपर कोई व्यक्तिगत आरोप नहीं है, ना ही कोई पर्सनल एजेंडा है, ना ही मैं प्रेजुडिस हूँ। लेकिन मैं कार्यशैली पर और सिस्टम पर, व्यवस्था पर सवाल जरूर उठाऊँ। प्रमाण के साथ, उदाहरण के साथ मैं कहना चाहूँगा। घटना है 5 मई 2023 की। घटना स्थल है बारून थाना में। FIR का नंबर है 193/23, 193/23। इस घटना में एक बहन का अपराधियों के द्वारा
दिन दहाड़े हथियार का भय दिखाकर चेन छीन लिया गया था। इसका एफआईआर, मुझे लगा ट्रैफिक जाम है, मैंने रोक कर पूछा तो महिला रोने लगी और उसने कहा कि मेरा चेन, सोने का चेन मेरा अपराधियों ने लूट लिया। मैंने कहा कि वो लोग कहाँ हैं, तो उसी समय जस्ट घटना घटी थी 1-2 मिनट पहले और अपराधी वहाँ से भाग भी रहे थे। मैंने देखा भी अपराधियों को भागते हुए और उसके बाद मैंने उनका पीछा शुरू किया। 10-12 किलोमीटर पीछा करने के बाद अपराधी फिर से यू टर्न लेकर मुड़कर डेहरी की तरफ भागना चाह रहे थे। इसी क्रम में हड़बड़ी में उनकी बाइक गिर गई। 3 अपराधी थे उस बाइक पर, तीनों गिर गए। जब मैं उनका पीछा कर रहा था, हमारी गाड़ी उनके ठीक बगल में चल रही थी, रुकने का इशारा मैं कर रहा था, तो रुक तो नहीं रहे थे वो, लेकिन उन लोगों ने मेरे ऊपर हथियार जरूर भिड़ाया। हम लोग डरे नहीं उससे, उनका पीछा करते रहे। जब उनकी बाइक पलट गई, गिर गई, उसके बाद वो लोग खेत में पैदल भागने लगे। मई का महीना था, गर्मी का दिन था, हम लोग भी उनके पीछे भागने लगे। मेरे साथ जो निजी अंगरक्षक थे उन लोगों ने बहुत बहादुरी दिखाई। दौड़ने के क्रम में भी उन लोगों ने हथियार का भय दिखाया, रुक जाओ नहीं तो गोली मार देंगे, लेकिन न मैं न मेरे अंगरक्षक सुरक्षाकर्मी कोई रुका नहीं, कोई डरा नहीं। अंततः हम लोगों ने उनको पकड़ लिया। ये घटना थोड़ी विस्तार में मैं इसलिए बता रहा हूँ कि उस समय पुलिस का कोई अता पता नहीं था, लेकिन जब आप एफआईआर देखेंगे तो उसमें आपको पढ़ने से ये पता चलेगा कि जैसे पुलिस ने ही सारी कार्रवाई की है। अपराधियों को पकड़ने के बाद पुलिस को फ़ोन करके मैंने बुलाया है और पुलिस को अपराधी, उनके हथियार, उनका बाइक सब कुछ सुपुर्द किया, इसलिए कि जहाँ तक एक आम आदमी होने के नाते मैं कर सकता था या हम लोग कर सकते थे वहाँ तक किया। पुलिसिंग तो हम लोगों ने की, जो काम पुलिस का था वो हम लोगों ने किया, लेकिन इसके आगे का काम करने का अधिकार हम लोगों के पास या किसी नागरिक के पास नहीं है। किसी जनरल सिटीजन को ये राइट नहीं है कि वो एफआईआर दर्ज करे, वो पर्यवेक्षण करे, सुपरविज़न करे, इन्वेस्टिगेशन करे, कोर्ट में प्रस्तुत करे और सज़ा दिलाने का काम करे। ये काम पुलिस का है, इसलिए हम लोगों ने पुलिस को सुपुर्द किया। ये आपराधिक घटना अपराधी को सज़ा दिलाने के लिए या कन्विक्शन के लिए इतना आइडियल है, जिस घटना में सब कुछ, पूरा सर्किट पूरा हो गया था। अपराधी पकड़ लिए गए थे, उनके पास से हथियार बरामद हो गया था, जो सोने का चेन लूटा गया था वो भी मिल गया था, मुद्दई भी वहाँ था, जिस महिला का, जिस बहन का चेन छीना गया था वो भी वहाँ आ गई थी। यानी सब कुछ। तो अपराधियों को न्यायालय के माध्यम से सज़ा दिलाने का ये बहुत ही आदर्श मामला था, जिसमें सब कुछ बरामद हो चुका था। अपराधी
उनके पोजीशन में रखा गया हथियार, जिस बाइक का इस्तेमाल किया, वो जिस चीज़ को उन लोगों ने लूटा, वो सामान एग्जीक्यूट हो गया। लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि तीनों अपराधियों को पुलिस की लापरवाही के कारण जमानत मिल चुका है। वो बेल पर बाहर आ गए, जबकि सारे साबित पेशेवर अपराधी हैं। अभी तक इस मामले में 1 साल से अधिक हो गया, चार्जशीट दायर नहीं हुआ। पुलिस चार्जशीट दायर नहीं होने का चाहे जो बहाना बनाए कि अभी अनुसंधान चल रहा है, जांच चल रही है, इसलिए चार्जशीट इसमें दायर नहीं हुआ, कोर्ट में दाखिल नहीं हुआ। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि जिस मामले में सारे अभियुक्त या तो पकड़ लिए जाते हैं या न्यायालय में आत्मसमर्पण कर देते हैं, सरेंडर कर जाते हैं, फिर उसमें चार्जशीट दाखिल नहीं होने का और कोई कारण नहीं होता। यदि और कुछ जांच होनी हो और कुछ अनुसंधान होना हो किसी विशेष मामले में, ये बात अलग है। लेकिन इस मामले में कुछ भी शेष नहीं था। अपराधी, हथियार, बाइक, सोने का चेन, मुद्दई, सब कुछ इस मामले को। अरे हुआ तो हाल कि सुशील बाबू को बदनाम करने लगी है। सुशील बाबू अपराधियों को सजा दिलाने का काम होना चाहिए था। लेकिन फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात तो छोड़ दीजिए, अभी तक 1 साल से अधिक हो गए, इसमें फाइनल चार्जशीट भी दायर नहीं है और अपराधियों को बेल भी मिल गया। यदि ऐसा होगा तो अपराध नियंत्रित कैसे होगा? अपराध कमेगा या रुकेगा कैसे? जब तक अपराधियों में कानून का भय नहीं होगा, अपराधियों का मनोबल डाउन नहीं होगा, तब तक अपराध पर नियंत्रण या अपराध कम होने की बात हम सोच नहीं सकते। जब कानून का भय होता है, अपराधी का मनोबल गिरता है, उनको लगता है कि हम अपराध करेंगे तो हम थोड़े समय के लिए जेल ही नहीं जाएंगे, बल्कि स्थायी रूप से हम सजा भुगत लेंगे, तब अपराध कम हो सकते हैं। श्रेया मामले में भी काफ़ी लापरवाही हुई, जैसा कि परिजनों ने भी बताया और आम जनता ने भी बताया, और इसी कारण लोग आक्रोशित भी थे। लेकिन जो भी लोग आक्रोशित थे या जिन लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, लोगों ने बहुत ही संयमित तरीके से विरोध प्रदर्शन किया। ना तो थाने में आग लगाई गई, ना ही किसी पुलिस या सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ, कोई गाड़ी जली, ना ही और भी किसी तरह की ऐसी वारदात हुई विरोध स्वरूप जिससे किसी का व्यक्तिगत नुकसान या किसी की व्यक्तिगत संपत्ति या सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ। और यह जो विरोध था या है, यह स्वाभाविक था, स्वतःस्फूर्त था, यह होना ही था। लेकिन बावजूद इसके इतना आक्रोश होने के बाद भी लोग काफ़ी संयमित थे। किसी भी सरकारी या निजी संपत्ति का नुकसान इस विरोध में नहीं हुआ। तो मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि पुलिस अपनी कार्यशैली को बदले,
और निष्पक्ष तरीके से काम करें। ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि जिस प्रकार से किसी जाति विशेष लोग या लोगों के विरुद्ध मुकदमा होता है, उन मामलों में पुलिस जो तेजी दिखाती है, पुलिस अति सक्रिय हो जाती है, ठीक उसी प्रकार से अन्य आपराधिक मामलों में भी अपनी तेजी दिखाए, अपना शौर्य दिखाए, अपनी तत्परता दिखाए और किसी जाति विशेष के विरुद्ध यदि कोई मामला होता तो वहां पुलिस उतनी ही शिथिल भी हो जाती। समय आने पर उदाहरण के साथ भी ये बात रखूंगा आप लोगों के सामने कि किस तरह से जाति विशेष लोगों के विरुद्ध झूठा मुकदमा भी हो जाए, साधारण गाली गलौज बहस की घटना भी हो जाए, पुलिस जितना एक्टिव होती है। और ठीक उसी प्रकार से एक जाति विशेष के लोगों के विरुद्ध मुकदमा गंभीर से गंभीर भी हो तो पुलिस वहाँ शिथिल हो जाती है। ये कहीं से भी उचित नहीं है। कहने को तो कहा जाता है कि कानून अपना काम कर रहा है या कानून अपना काम करेगा, लेकिन कहने से नहीं होता। पारदर्शिता दिखनी चाहिए, निष्पक्षता दिखनी चाहिए और वो एविडेंस के साथ दिखना चाहिए, साक्ष्य के साथ दिखना चाहिए कि अमुक मामले में हम लोगों ने त्वरित कार्रवाई की और उसमें ये एक्शन हुआ। केवल कहने से नहीं होता। आप लोग अधिकारियों से भी उनकी प्रतिक्रिया लेंगे तो मैं समझता हूँ कि यही रटा रटा जवाब आप लोगों को मिलेगा कि नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता, पुलिस बिल्कुल निष्पक्ष है, पुलिस निष्पक्ष कार्रवाई करती है। लेकिन मैंने एक उदाहरण आज आप लोगों को दिया है और भी उदाहरण आप लोगों को दूंगा कि किस तरह से पुलिस निष्पक्ष नहीं रहती। पुलिस की अभी से भी यहाँ का पुलिस प्रशासन चेते और एक ऐसे माहौल का निर्माण करे जिसमें हर अभिभावक, हर पिता, हर माँ अपने बेटे या बेटी को घर से बाहर भेजने में भय महसूस ना करें। वो स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थानों में बच्चियों को पढ़ने पढ़ाने के लिए निर्भीक होकर भेज सकें। उनको पुलिस के ऊपर भरोसा हो कि कुछ गलत नहीं होगा। अगर कहीं कुछ हुआ भी तो पुलिस त्वरित कार्रवाई करेगी, क्विक एक्शन होगा। ये मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूँ। अगर एनडीए की सरकार की किसी घटना विशेष पर जो दर्दनाक है, मार्मिक है, हृदय विदारक है, कुछ नहीं बोलना होता, जनता के सवाल को मीडिया के माध्यम से सरकार और समाज के सामने नहीं लाना होता, तो मैं आप लोगों से क्यों बात करता हूँ। सवाल ये नहीं है कि सरकार किसकी है। घटना घटी है जहाँ कमी हम एनडीए के लोग हैं और हम चाहते हैं कि समाज में शांति व्यवस्था बनी रहे, कानून व्यवस्था नियंत्रित हो, इसलिए मैंने इस बात को रखा है। जानना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा कारण यह है कि जल स्तर काफ़ी नीचे जा चुका है। जितने नीचे तक कहीं बोरिंग हुआ
उस समय वो उस लेवल पर, उस स्तर पर पानी मिल गया, चलने लगा नल जल। लेकिन वाटर लेवल के और नीचे जाने से, जल स्तर के और नीचे जाने से यह समस्या उत्पन्न हुई। तो उसी संबंध में मैं भी बता रहा था कि अब सरकार को दक्षिण बिहार के जिलों में, उत्तर बिहार में भी पानी की समस्या हुई है, लेकिन वहाँ कम है, दक्षिण बिहार में ज़्यादा है, इसलिए कि पठारी इलाका है। पहले जो मानक था कि ज़मीन से 150 फुट नीचे या 120 फुट नीचे कहीं बोर कर देते हैं तो चापाकल का पानी चलने लगेगा, अब उस मानक को सरकार को बदलना पड़ेगा। कहीं 300 फुट पर पानी मिल रहा है, कहीं 400 फुट पर मिल रहा है, कहीं 500 फुट पर मिल रहा है। औरंगाबाद शहर में 500 फुट पर भी पानी नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा। कई जगह लोगों ने 7-7 फुट बोरिंग कराया, पानी उनको नहीं मिला। मैंने ही देव सूर्य कुंड के बगल में सूर्य कुंड में पानी भरने के लिए 700 फीट बोरिंग कराया, लेकिन 700 फीट बोरिंग कराने के बाद भी पर्याप्त मात्रा में जिस तरह से पानी मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। इसलिए मैं सरकार को सुझाव के तौर पर यह कहना चाहता हूँ, और विभागीय मंत्री जी से भी बात करूँगा कि मानक को बदला जाए और जहाँ जिस स्तर पर पानी मिले प्रचुर मात्रा में, उसी प्रकार वहाँ बोरिंग या चापाकल हो। ये हुई समस्या के समाधान की दिशा में एक बात। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, जो दीर्घकालिक बात मैंने की समस्या के समाधान के विषय में। बिहार का भौगोलिक बनावट ऐसा है कि गंगा नदी यहाँ पश्चिम से प्रवेश करती है बिहार में, और फिर पूरब में वो बंगाल होते हुए गंगा नदी का पानी समुद्र में मिल जाता है। नेपाल से आने वाली जितनी नदियां हैं वो सारी गंगा जी में मिल जाती हैं, छोटी से बड़ी सारी, चाहे वो कोसी हो, गंडक हो, कमला बलान हो, घाघरा हो, कोई। और ठीक उसी प्रकार से दक्षिण से जो बहने वाली नदियां हैं उत्तर की ओर, झारखंड से आती हों या इसी बिहार से निकलने वाली छोटी बड़ी नदियां हों, वो भी अंततः जाकर गंगा जी में ही मिलती है। गंगा जी में हर वर्ष खासकर उत्तर बिहार से आने वाली नदियों का जो बाढ़ का पानी है, जो अधिक जल है, वो एक वर्ष में कई वर्षों के खपत के बराबर गंगा जी के माध्यम से गंगा जी में मिलकर समुद्र में जाकर मिल जाता है। यदि उस अधिक पानी को, उस एनफ वाटर को, जो बाढ़ का पानी है, दक्षिण बिहार की नदियों को ही रिजर्वायर बना लें, क्योंकि हर वर्ष आप देखते होंगे कि एक तरफ बिहार में बाढ़ की स्थिति रहती है और दूसरी तरफ उसी बिहार में सुखाड़ की स्थिति रहती है। तो अब सरकार को बहुत ही गंभीरतापूर्वक इस पर विचार करना होगा, बृहद परियोजना बनानी होगी, उस पर काम करना होगा, क्योंकि खेती की समस्या तो अपनी जगह पे है, पीने के पानी की समस्या भी हो जा रही है। और मात्र 2-3 महीनों को छोड़ दीजिए, उसके बाद करीब करीब 9 महीने पीने के पानी की समस्या रहती ही रहती है। औरंगाबाद में इसकी भी जांच होनी चाहिए कि उस फैक्ट्री से भूजल का कितना दोहन हो रहा है और उसका क्या प्रभाव या दुष्प्रभाव औरंगाबाद शहर पे हो रहा है। भूजल के मामले में
यदि उस फैक्ट्री के द्वारा अधिक दोहन किया जा रहा तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। पानी की व्यवस्था वो कहीं और से करे, इसके लिए उसको बाध्य किया जाना चाहिए ताकि शहर की बड़ी आबादी जल संकट से ना जूझे। कितना पानी उनको लेना है, कितना पानी वो ले रहे हैं, क्या उनके इकरारनामा में है, ये सारी चीज़ों की जांच सरकार को करना चाहिए, सरकार करे ताकि आम जनता जल संकट से नहीं जूझे। दूसरी बात, सोन नदी से औरंगाबाद जलापूर्ति की एक केंद्र सरकार की बहुत ही अच्छी योजना है। इस योजना के तहत औरंगाबाद शहर में 5 बहुत बड़े बड़े बहुत अधिक क्षमता के जल मीनार बनाए जा रहे हैं। उन जल मीनारों के माध्यम से शहर के घर घर में पानी पहुंचाने की योजना है। भारत सरकार की यह योजना 132 करोड़ रुपए की है और इसमें सोन नदी से पानी लाने की बात है। लेकिन पहले जहां बारुण में सोन नदी में बोरिंग किया जा रहा था, वहां स्थानीय लोगों ने विरोध किया, जो उचित नहीं था कि बारुण से औरंगाबाद पानी नहीं जाने देंगे। अगर मुझे किसी ने बताया था कि कोई सुभाष यादव नाम का व्यक्ति है और वो उन्होंने शायद इसमें हाई कोर्ट में मुकदमा भी दायर कर दिया है। लेकिन उसके बाद जब मैंने इसके लिए प्रयास किया तो उस जगह से हटकर दूसरी जगह बोरिंग करके वहाँ से पानी लाने की योजना बनाई गई है इंद्रपुरी के आसपास से, और वहाँ बोरिंग होने के बाद औरंगाबाद शहर में पाइपलाइन से पानी आएगा जो जल मीनारों तक पहुँचेगा और जल मीनारों के माध्यम से घर घर तक पानी पहुँचेगा। ये भारत सरकार की योजना है।